नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के नए पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल से संबंधित हमने जितने भी तथ्य पिछले क्लासों में हमने पढ़े हैं, आज के क्लास में हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से उनकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य मैंने आपको बताया है निरंतरता और तथ्यों को बार बार रिवाइज करना, जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करना ताकि हमारे तथ्य बिल्कुल पक्के होते जाए। क्योंकि 0.5 के नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए एक एक तथ्यों को एक एक प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आज की क्लास में भाई थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 50 है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल से संबंधित इनके अलावा और भी रह जाएंगे। वो मैं आगे की एक वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगी। फिर हमने टारगेट रखा है कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित हम अधिक से अधिक प्रश्नों को भी करते हुए चल रहे हैं। इसी तरह हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से हमें चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रह पाती जितना हम चीज़ों को बार बार और डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना की। मैंने आदिकाल को पढ़ाया था तब बताया था कि आदिकाल में जैन साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य और शीत साहित्य। इनके अलावा भी फुटकल साहित्य, जिसको स्वतंत्र साहित्य का नाम भी दिया गया, वो भी लिखा गया। तो सबसे अधिक साहित्य जो लिखा गया वो आदिकाल में जैन साहित्य में अधिक रचनाएं की गई। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? विजयपाल रासो भाई नल सिंह कवि हुए हैं। एक नल सिंह भाट, एक नरपति सिंह है जिन्होंने बिचल देव रासो लिखा, एक नल सिंह भाट है जिन्होंने विजयपाल रासो लिखा। तो नल सिंह भाट द्वारा रचित यह ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा में। हिंदी रासो ग्रंथों में इनको स्थान नहीं दिया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस निम्न में से कौन सा है? तो इस ग्रंथ का प्रमुख रस कौन सा रहेगा? श्रृंगार रस इस ग्रंथ का प्रमुख रस प्रधान रस रहा है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक एक खंड काव्य है जो कि अब्दुल रहमान कवि द्वारा रचित है। यह खंड काव्य और अब्दुल रहमान कवि को हिंदी का प्रथम कवि किन्होंने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना पूछी हुई है। इसमें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है खुमान रासो। खुमान रासो जो रचना है वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है। एक सेकंड भाई। कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है? इसमें ये पूछा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को, जो कि चंद बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया, इसको अप्रमाणिक ग्रंथ किन्होंने माना, किन्होंने नहीं माना? नहीं देख लेना है आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा में आपके 0.5 के साथ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए नहीं पे और है पे आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि आजकल परीक्षा में नहीं से अधिक प्रश्न पूछने लग गए। इसमें नहीं में क्वेश्चनों का गलत होने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि हमारे सामने हम इतना कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें इसका आंसर पता है, सीधा ही देख लेंगे हाँ डॉक्टर बुलर ने इनको अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, तो हम बुलर पे ही निशान लगा देंगे। लेकिन बुलर ने रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर
हीराचंद ओझा जी ने, तीनों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। तो प्रमाणिक मानने वाले मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, इनके अलावा मिश्र बंधु, कर्नल टाट, श्यामसुंदर दास और अन्य विद्वान भी रहे हैं। मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को करा रखा है किन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना, किन्होंने प्रमाणिक माना और किन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक घोषित किया है। उन्होंने माना है कि कुछ जो पृथ्वीराज रासो में तथ्य है, घटनाएं है, वे हमें प्रमाणिक तौर पर मिली हुई हैं और कुछ रचनाएं जो घटनाएं है, कुछ घटनाएं पृथ्वीराज रासो की हमें अभी तक नहीं मिली। तो अप्रमाणिक और प्रमाणिक मानते के बीच उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये तथ्य आपको बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह किसका कथन है? तो अभी हमने पढ़ा था अप्रमाणिक किन्होंने माना है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनमें से गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा ही कहा गया यह कथन है कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है? तो खुमान रासो की प्रमाणिक जो प्रति है वो पुणे संग्रहालय में संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे। चार्ल्स एलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो चार्ल्स एलियट ने इनमें से आलेखन का प्रकाशन कराया। पृथ्वीराज रासो का भी इन्होंने प्रकाशन कराया हुआ है, तो आलेखन ग्रंथ का इन्होंने प्रकाशन कराया। भाई इस क्वेश्चन में हमारा जो ये विजयपाल रासो है, इसकी जगह हम परमाल रासो है, इसकी जगह हम विजयपाल रासो लिखेंगे, क्योंकि आलेखंड का ही दूसरा नाम परमाल रासो है। आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको कंटेंट में कराया था जब आपको अच्छे से समझाया था कि आलेखंड जो ग्रंथ है वे 2 वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन इसमें कराया गया है, आल्य और उद्दल का। तो इस ग्रंथ को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को काट देते हैं। इसकी जगह हम पृथ्वीराज रासो को भी नहीं लिखेंगे, विजयपाल रासो लिख देंगे, तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक परमाल रासो लिखा गया। तो बढ़ते हैं आगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसमें, और इसकी जगह आप लोग विजयपाल रासो लिख लेना, विजयपाल रासो। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता है अभिमान मेरु किसे कहा गया? तो अभिमान मेरु मेरुतुंग को कहा गया। एक विद्वान हुए हैं, एक लेखक हुए हैं मेरुतुंग, तो उनको क्या कहा गया? अभिमान मेरु। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए तो स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यदंत। तो स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले लेखक हुए हैं पुष्यदंत। और वैसे पूछ लिया जाए तो अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो मेरुतुंग को ही अभिमान मेरु कहा जाता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपको अच्छे से कंटेंट अच्छे से समझ आ रहा है और अच्छे से नॉलेज है आपको, तो आप किसी भी प्रश्न का सही से आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते आगे। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो मेरुतुंग जी है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? इन रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं कि इस रचना के रचयिता कौन है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचयिता कौन रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सोमप्रभु सूरी। बढ़ते हैं आगे।
अपभ्रंश का बहुभूति कौन है? अपभ्रंश का बहुभूति आप लोगों को पता ही है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा गया है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, क्योंकि इन्होंने पहुम चिरू जो राम कथा पर आधारित जो रचना है वो लिखी थी, जो कि रामायण वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा था। तो इसी आधार पर इन्हें क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि। और पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति भी कहा गया है। पुष्यदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा गया है। और वाल्मीकि को स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास कहा गया है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ? तो जैन मत का जो प्रचार है सर्वाधिक गुजरात में हुआ है। हिंदी का प्राचीन छंद है, दोहा जो है हिंदी का प्राचीन छंद है। किस साहित्यकार की जनता की चित्तवृत्ति के काल विभाजन का आधार बनाया? किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? आप लोगों को पता ही है, हमने रामचंद्र शुक्ल जी की एक कोटेशन भी पढ़ी थी, जिसमें यह कहा था इन्होंने, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यही बात इसमें पूछी हुई है कि चित्तवृत्ति, आप एक एक जो शब्द होते हैं उनको कीवर्ड के रूप में भी यूज करके तथ्यों को याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को कितने काल विभाजन में बांटा है? तो हमें पता ही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 काल विभाजन में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने एक काल को दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, इसी तरह भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भी कहा है। फिर रीतिकाल उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी है। इस प्रकार उन्होंने एक काल के दो नामकरण किए हैं। इसलिए प्रश्न भी बनता है कई बार कि इनमें से किस लेखक ने या किस विद्वान ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे जाता है? तो आलोचनात्मक ढंग से ये रचना नहीं पूछी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बढ़ते हैं आगे, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? इनमें से जो ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? काल कर्मानुसार जो वर्गीकरण है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले हमने पढ़ाई है कि एक गारसा दातासी विद्वान हुए फ्रेंच भाषा में, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर हुए हैं। इन दोनों विद्वानों ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है इन दोनों विद्वानों ने। लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन आए इनके बाद उन्होंने किस पद्धति को अपनाया? काल कर्मानुक्रम पद्धति को अपनाया है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि भाई कोई प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट में जो भी तथ्य मैं बता रही हूँ, हमने ये सभी कंटेंट में बार बार रिवाइज करते हुए पढ़े हैं। तो इसलिए आप पीछे के वीडियो में अच्छे से आदिकाल को समझ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो पसंद आती है, आपको लगता है इनसे थोड़ा बहुत भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे
अगली क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। इनमें पूछा हुआ है भविष्यत जो कथा है कि उसके रचयिता कौन है, तो धनपाल जी रहे हैं भविष्यत कथा के रचयिता। बढ़ते हैं आगे। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है, तो ये एक छंद शास्त्र है जिसमें मैंने आपको बताया था 4 कवियों ने इन रचनाओं का संकलन है। इसमें जज्जल, बब्बर, सारंगधर, लक्ष्मीधर, विद्याधर इन कवियों ने अपनी रचनाओं का संकलन किया है प्राकृत पेंगलम में। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कीर्ति किस लेखक की है, या सबसे प्राचीन जो इतिहास लेखन लिखा गया इनमें से कौन है। क्वेश्चन आधा रह गया भाई, सॉरी, गलती से आगे टाइप नहीं हो पाया। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आप लोगों को देखना कि सबसे पहले इतिहास किसने लिखा है। सबसे पहले गारसा दातासी आए, उसके बाद हम शिव सिंह सेंगर आए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है, तो मारवाड़ी जो है ढोला मारूरा दोहा की नायिका है। मैंने आपको बिल्कुल कहानी भी इसकी समझा रखी है। मालवाड़ी जो है वो उसकी सहनायिका के रूप में आएगी। प्रथम बावनी जो काव्य है वो कौन सा है, मृत्तिका प्रथमाक्षर दोराहा जो काव्य है ये प्रथम बावनी काव्य माना गया है, हिंदी का प्रथम बावनी काव्य। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण देखने को हमें मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण रत्नाकर। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है, तो प्राकृतानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी है, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण भी लिखा है। कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में मानी गई है। इनमें अवहट है, अवहट क्या है, इनमें ब्रज युक्त मैथिली युक्त ब्रज भाषा या अवधी भाषा या मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा या ब्रज भाषा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा जो है वो अवहट भाषा में अवहट है। बढ़ते हैं आगे। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, हमने पढ़ाई था खंड काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी द्वारा रचित। कयामत वध किस ग्रंथ का सर्ग या खंड है, तो कयामत वध है जो पृथ्वीराज रासो का एक समय है या सर्ग है या खंड है कह सकते हैं, क्योंकि सर्ग खंड कांड सब एक के ही नाम होते हैं और अलग अलग महाकाव्यों में अलग अलग नामों से पुकारा है। जो भाग होते हैं जैसे कौन सा भाग अलग, जिसके एक महाकाव्य के अलग अलग भाग होते हैं, उन भागों के अलग अलग नाम होते हैं। उस भाग को किसी में भाग को खंड कहा है, किसी ने कांड कहा है, किसी ने सर्ग कहा है और किसी ने समय कहा है। ये किस महाकाव्य में क्या कहा गया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा क्या मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक मानते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, यानी कि अलग अलग नाम रखे हैं। किसी ने आदिकाल को विजोपन काल कहा, किसी ने कलाकाल, किसी ने अंधकार, किसी ने संधिकाल, किसी ने चारण काल। तो किस विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम दिए ये मैंने एक क्लास में आपको अच्छे से समझा रखा है, ट्रिक वाइज करा रखा है, तो आप पीछे की वीडियो में जा कर के देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांस्कृताय जी ने आदिकाल का नाम दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा,
तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों नामों से उन्हें बताया कि आदिकाल के जो शुरुआती काल जो रहा उसमें एक भाग उन्होंने चारण काल को माना, तो दूसरा उन्होंने संधि काल को बताया। तो इसमें आदिकाल का जो नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, चारण काल और संधि काल दोनों नाम दिए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल से नाम जाना। आरंभिक काल किन्होंने कहा? मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक गणपति चंद्रगुप्त ने। और बीजवपन कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आरंभिक काल अभी हमने पढ़ा है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? तो आदिकाल को आविर्भाव नाम दिया डॉक्टर राकेश और शैलेश कैदी। शैलेश कैदी अधिक पूछा जाता है, इसका नाम अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें याद रखना है दोनों को। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? तो वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा। और आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने। बट ये अगला क्वेश्चन ये है हमारा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मोहन अवस्थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? तो आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? वीर गाथा काल तो कहा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें केवल वीर काल पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया। अगली है एक पंक्ति, देख लेते हैं ये किस कवि द्वारा लिखित पंक्ति है। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो सिए सियार की एक आगे की पंक्ति भी है इसके आगे कि 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार से कुछ पंक्ति है। तो ये पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई है ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जगनिक। जो परमाल और उद्दल मैंने बताया था कि दो वीर योद्धाओं का परमाल रासों में या आल्यखंड में इसका वर्णन किया गया है। तो उसी में कहा गया है कि 12 बरस तो कुकर जीते हैं और 1300 जिए सियार। सियार का जो जीवन है वो 16 लो जिए सियार, 16 साल का ही होता है सियार का जीवन। और कुकर का जीवन होता है वो 12 बरस का ही होता है। और 18 बरस जो क्षत्रिय जिए, 18 जो साल जीते हैं वो क्षत्रिय जीते हैं, मतलब एक सैनिक जीते हैं, योद्धा जीते हैं जो आगे जीवन को धिक्कार, जो लड़ते लड़ते अपने प्राण निछोवर कर देते हैं। आगे के जीवन को क्या जीना, जो एक क्षत्रिय होता है उनका धर्म होता है कि अपना बलिदान दे देना युद्ध क्षेत्र में ही। इस पंक्ति में ये बताया गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। और अन्य ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य में अत्यंत विशेषता है। रासो साहित्य में तो है ही, अधिकतर युद्धों का वर्णन तो बिल्कुल सही बात की गई है। इसमें शौर्य और विलासता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है, बिल्कुल सही कहा है। श्रृंगार और वीरस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा
हमारा ए। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रकार आदिकाल में आप लोगों को पता ही है संकुचित राष्ट्रीय को देखने को मिली है हमें, और राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? तो आप लोगों को पता ही है रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से, आप लोगों को पता ही है मैंने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी, बिल्कुल करा रखा है तो देख लेते हैं। रसिक से किसने माना? नरोत्तम दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है, नरोत्तम दास स्वामी जी ने। और रास से मानी है नंद दुलारे वाजपेयी ने। उसके बाद रासक से मानी है हजारी प्रसाद जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है। और रासक ही सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे प्रामाणिक माना गया कि रासक से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानी गई है। तो सही आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि शुक्ल के अनुसार पूछा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो इन्होंने रसायन से मानी है। उसके बाद और अभी अलग अलग विद्वान हुए हैं। किसी ने जॉर्ज गिरियसन ने जैसे राजसू यज्ञ से मानी। और उसके बाद और एक विद्वान और हुए हमारे गारसा दातासी, उन्होंने राजसूय से मानी, राजसूय इनसे मानी। तो मैंने आप लोगों को करा रखा है सभी विद्वानों का। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया था, संदेश रासक जिन्होंने रचना की थी एक खंड काव्य की, अब्दुल रहमान ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को। इनके अलावा अगर हम बात करें सरहप्पा की, तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना राहुल सांसकरतायन जी ने। और स्वयंभू को माना राम कुमार वर्मा ने। पुष्यदंत कवि को माना शिव सिंह सेंगर ने। इस प्रकार हिंदी का प्रथम कवि भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिला? हमें बारहमासा का सर्वप्रथम हिंदी में किस रचना में देखने को मिलता है? वो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिसल देव रासो में। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? कितना आसान क्वेश्चन है, चंद बरदाई। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछे हुए हैं, तो हम बार बार पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा, अगर इनमें से अगर हम भाषा की बात करें, वैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल पिंगल भाषा रही है। पृथ्वीराज रासो की डिंगल मतलब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, और पिंगल मतलब अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो इसलिए ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रभाव रहा है पृथ्वीराज रासो में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा, क्योंकि हमें ऑप्शनों को देखकर ही उसका आंसर निकालना है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन में केवल ब्रज ही मिलेगी, डिंगल पिंगल भी मिल सकती है, केवल पिंगल भी मिल सकती है। अगर पिंगल मिल जाए तो पृथ्वीराज रासो की हम पिंगल भाषा लगाएंगे, क्योंकि ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव है। डिंगल एक तरफ डिंगल भाषा और एक तरफ पिंगल मिल जाए, दोनों मिल जाए तो हम पिंगल पर अधिक बल देंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में ब्रज भाषा से संबंधित भी शब्द मिले हैं और राजस्थानी भाषा से संबंधित भी शब्द मिले हैं और अपभ्रंश भाषा के तो है ही। तो इसलिए उनकी भाषा डिंगल पिंगल भाषा मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है? अभी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो में सर्गों को
समय नाम दिया है, जिसमें हमने कैमासवद भी एक समय पढ़ा था। पृथ्वीराज रासो का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? 69 और 68 प्रकार के इसमें छंद है। सच पृथ्वीराज रासो में अगर छंदों की संख्या पूछ ली जाए तो 68 प्रकार के छंद और 69 इसमें हो जाएंगे सर्ग। भाई आज की क्लास में बस 50 क्वेश्चन ही हम करेंगे, आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए आदिकाल से संबंधित जो तथ्य हमने पढ़ रखे हैं उनको क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से हम रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। आगे के जो टॉपिक भी करेंगे हम इसी तरह करते हुए चलेंगे। हमारा लगभग भाषा विज्ञान कंप्लीट हो गया है और गद्य साहित्य में हमने अन्य गद्य विधाओं को भी कर लिया है और उपन्यास को हम कर ही रहे हैं। बस नाटक कहानी और निबंध हमारा रह जाता है। ये भी हम साथ साथ करके इनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे तो ही हमें बेनिफिट होगा। और फिर जल्द से जल्द हम अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करके सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित एक एक प्रैक्टिस सेट को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को तो हम साथ साथ करते हुए ही चल रहे हैं। इसलिए हिंदी के पाठ्यक्रम की तैयारी को हम इसी तरह परीक्षा तक करते रहेंगे। और अधिक से अधिक मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारी इन क्लास के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।